एक महिला जिसका 4 साल का एक बच्चा होता है, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने के लिए रेल का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, जब वहां पर ट्रेन आती है तो ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, वो उस ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाती। अब वो वहीं पर बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगती है। जो उसका 4 साल का बच्चा होता है, वो किसी चीज़ को खाने के लिए वहाँ पर जिद करने लगता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे उसकी जिद का सामान दिला सके। दोस्तों, वहीं पर एक लड़का उन्हें बहुत ही करीबी से देख रहा होता है और फिर वो लड़का उनके पास आता है और पास आने के बाद खुद अपने साथ उन्हें एक एसी के डिब्बे में बैठाकर लेकर जाता है। और उसके बाद का जो सफ़र होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये महिला दिल्ली क्यों जा रही थी, क्या बड़ी वजह रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर गीता नाम की एक महिला, जिसके पति का 1 साल पहले ही देहांत हो चुका होता है, उसका एक 4 साल का बच्चा उसके साथ बैठा होता है। दोस्तों, वो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें दिल्ली जाना होता है, लेकिन ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, वो चढ़ नहीं पाते। अब यहाँ पर वो दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। तभी जो 4 साल का बच्चा होता है, गोलू, वो यहाँ पर अपनी माँ से कुछ खाने के लिए जिद करने लगता है। पड़ोस में ही एक लड़का और बैठा होता है, जिसका नाम मनोज होता है। वो इस बच्चे को देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये माँ आखिरकार इस बच्चे को क्यों सामान नहीं दिला रही। उसे भी समझ में आ जाता है कि शायद इनके पास पैसे नहीं है। फिर वो दुकान पर जाता है, वहाँ से एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेकर आता है और उस बच्चे को जब अपनी तरफ देखता है तो उसे अपने पास बुला लेता है, उसे चिप्स का पैकेट दे देता है। इधर जब माँ बच्चे के हाथ में चिप्स का पैकेट देखती है तो एक बार उसे डराने लगती है, उसे धमकाने लगती है और उससे कहने लगती है कि तूने इस चिप्स के पैकेट को कहाँ से लिया, तू वापस दिया। तो सामने जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि मैंने ही इसे दिया है, ये बच्चा काफ़ी देर से परेशान था और मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ शायद आप इसको चिप्स इसलिए नहीं दिलाना चाहती क्योंकि आपके पास यहाँ पर इतने पैसे नहीं होंगे। दोस्तों, इसी तरह का जब वाक़या होता है तो यहाँ पर वो औरत भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है मनोज, फिर दुकान पर जाता है, वहाँ से कई सारा सामान ले आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है, उस बच्चे को देने लगता है। तो यहाँ पर वो महिला गीता उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इस बच्चे को बिगाड़ रहे हो, अब तो तुम इसे दिला दोगे, आगे कौन दिलाएगा। तो यहाँ पर वो मनोज उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा कौन सा स्टेशन है। तो यहाँ पर गीता कहने लगती है कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पति के कुछ कंपनी में वहाँ पर पैसे हैं, वो पैसे मुझे लेकर आने हैं। फिर यहाँ पर मनोज उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में नहीं आया क्या। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि मेरे पति अब इस जहाँ में नहीं है। मनोज को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पता नहीं इस छोटे से बच्चे को छोड़कर इसके पति क्यों चले गए। दोस्तों, उसके बाद मनोज जब अपने डिब्बे में पहुँचता है तो साथ में गीता को और उस बच्चे को भी लेकर जाता है। दोस्तों, वो एसी के डिब्बे में जाता है। जब एसी में अच्छी ठंडी हवा आ रही होती है, जुलाई 2024 का महीना होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला कहने लगती है तो बहुत ही ठंडा इलाका है, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। तो वो कहते हैं कि ये ठंडा इलाका इसलिए क्योंकि ये एसी का डब्बा है। दोस्तों, उसके बाद वो वहीं पर उसी की सीट पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर टीटी आ जाता है और टीटी उन लोगों से कहने लगता है कि अपनी टिकट दिखाओ। तो गीता यहाँ पर जर्नल टिकट दिखाती है। अब टीटी उनसे कहने लगता है कि तुम एसी के डब्बे में कैसे चढ़ गई। तो मनोज एकदम से बोल बैठता है कि इनको मैं चढ़ा कर लाया हूँ, आपका जो भी फ़ाइन बनता है वो आप फ़ाइन ले लीजिए और हाँ, इनके लिए कोई सीट का अरेंजमेंट कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद टीटी उनसे 1500 रुपये ले लेता है। गीता यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो रेलवे वाले बहुत कुछ ठग रहे हैं, बताओ 1500 रुपये ले लिए, कोई तरीका है क्या। तो यहाँ पर मनोज कहने लगता है कि इनका यही तरीका है और आप यहाँ पर गलती में हो, आपको यहाँ पर बैठने के लिए
टिकट चाहिए, वो भी एसी वाली, लेकिन उस सब के लिए मैंने जुर्माना भर दिया। अब तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सीट का अरेंजमेंट तो नहीं होता, लेकिन उसी सीट पर ये तीनों के तीनों बैठ जाते हैं। एक तरफ गीता बैठ जाती है, दूसरी तरफ मनोज बैठ जाता है, बीच में जो लड़का होता है 4 साल का गोलू वो बैठ जाता है। उसके लिए काफ़ी सारा सामान लिया जाता है, उसे सामान खिलाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर गीता से भी कहा जाता है कि आप भी कुछ खा लो, आपने भी कुछ नहीं खाया है। गीता जो होती है वो अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और मनोज की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि आप तो बहुत ही भले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, इस जहां में भला ऐसे इंसान कहाँ हैं। दोस्तों उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मनोज यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम्हारे पति को हुआ क्या था, कितने साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो गीता होती है वो बताने लगती है कि 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी और 8 साल पहले से ही जो मेरे पति हैं वो एक कंपनी में जॉब किया करते हैं और मैं उनके साथ बड़े आराम से रहती, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी आदत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने की हो जाती है, जिस वजह से वो हर दिन शराब पी कर आया करते। मैं उन्हें मना किया करती कि तुम इतना शराब मत पिया करो, लेकिन यहाँ पर वो मानते ही नहीं। और एक दिन बाइक लेकर वो कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत को हुए 1 साल हो चुका है और जिस कंपनी में वो लग रहे थे उसमें उनका कुछ पैसा कटता था। आज वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, मैं उस पैसे को लेने के लिए दिल्ली आ रही हूँ। मैं उन कंपनी वालों के पास काफ़ी दिन से फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और अब वो मेरे फ़ोन को उठाते ही नहीं। दोस्तों ये सफ़र में सारी बातचीतें हो रही होती हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है, खाना पीना ये लोग खा लेते हैं। उसके बाद अब सोए तो कैसे सोएं, एक ही सीट होती है और 3 लोग होते हैं। यहाँ पर जो गीता होती है वो कहने लगती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप अपनी सीट पर सो जाइए, मैं ज़मीन में बैठ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मनोज उससे कहता है कि आपको ज़मीन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर लेट जाइए, मैं दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गीता दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और मनोज दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। पैर होते हैं एक दूसरों के मुंह के सामने हो जाते हैं। इधर जो गीता होती है मनोज के पैरों को छूने लगती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये कितना भला इंसान है, इसने मेरी कितनी मदद की है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है तो इनका स्टेशन आ जाता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये उतर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मनोज उससे पूछने लगता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, कौन सी जगह तुम्हारी कंपनी का एड्रेस है, क्या तुम अकेले वहाँ पर पहुँच पाओगे। तो यहाँ पर मनोज से गीता कहने लगती है कि जैसे तैसे करके मैं पहुँच जाऊँगी, ये कंपनी का एड्रेस है, वो नोएडा में कोई कंपनी होती है। दोस्तों उसके बाद मनोज उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मनोज उस गीता को और उसके बच्चे को लेकर सीधे एक ऑटो में बैठ जाता है और वहाँ से सीधे उसी नोएडा की कंपनी में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जब मैनेजर और लोगों से बातचीत होती है तो यहाँ पता चलता है कि नॉमिनी में उसका नाम ही नहीं है, नॉमिनी में तो उसके यानी ससुर यानी कि लड़के के पिता का नाम है। दोस्तों अब यहाँ पर वो लोग इनसे कहने लगते हैं कि आपको यहाँ पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तो आपके ससुर को मिलेगी। दोस्तों अब यहाँ पर जो मनोज होता है वो सोचने लगता है और यहाँ पर गीता से पूछने लगता है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी। तो गीता कहती है कि 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तुम्हारा पति यहाँ पर कब से जॉब कर रहा है। तो वो कहती है कि 8 साल पहले से यहाँ पर जॉब कर रहा है। तो मनोज यहाँ पर समझ जाता है कि बेटे ने अपने पिता को नॉमिनी बनाया होगा, इस वजह से शायद यहाँ पर ये काम हो रहा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो मनोज होता है वो गीता से उसके ससुर का नंबर लेता है और उससे कहता है कि इस तरह से तुम्हारी बहू यहाँ पर है और तुम्हारे बेटे के कुछ पैसे कंपनी में जमा है, वो तुम्हारे नाम से ही निकलेंगे, ये बहू तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर जो ससुर होता है कहता है कि 2-3 दिन का टाइम लगेगा, मैं 2-3 दिन में ही आऊँगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो गीता होती है मनोज की तरफ देखने लगती है। मनोज उससे कहने लगता है कि अब तुम कहाँ जाओगी। तो गीता कहने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है। यहाँ पर गीता से कहता है कि क्या तुम मेरे घर चल सकती हो। तो गीता कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद जो मनोज होता है गीता को अपने घर ले जाता है और जो उसका घर होता है 35 गज में बना होता है, डबल स्टोरी होती है यानी कि 2 मंजिल होती है। ऊपर वाली मंजिल में तो वो किराएदार को रखता है और नीचे वाली मंजिल में वो खुद रहता है। दोस्तों जैसे ही घर के अंदर पहुँचता है तो घर में बहुत ज़्यादा धूल जमी होती है, क्योंकि 1 महीने के बाद ये अपने
कमरे पर आ रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर जो मनोज होता है गीता से कहता है कि मैंने जेड को चला दिया है, आप स्नान वगैरह कर लो और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर गीता उससे कहती है कि मेरे होते हुए आप भला सफाई क्यों करोगे, मैं यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर दोनों झाड़ू को लेकर झगड़ा करने लगते हैं और गीता उनसे कहती है कि आप बस नहा लीजिए, मैं यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद गीता वहाँ पर सफाई करने लगती है, मनोज वहाँ पर नहा लेता है, गोलू भी नहा लेता है। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब सोने का नंबर आता है तो एक ही चारपाई इनके कमरे में होती है। अब एक चारपाई पर एक कैसे सोएं, गोलू वो उसी चारपाई पर बैठा होता है, इधर मनोज उसी चारपाई पर लेटा होता है। दोस्तों अब गीता के लिए वहीं पर एक चटाई बिछा दी जाती है और चटाई पर गीता लेट जाती है। जैसे ही रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे का वक्त होता है तभी यहाँ पर गीता के नंबर पर एक फ़ोन आता है और सामने से कहा जाता है कि मैं उसी कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। दोस्तों गीता कहती है कि हाँ साहब बताइए किस तरह से आपने मुझे याद किया। तो वो कहने लगता है कि वो पैसे तो आपको नहीं मिल सकते, वो आपके ससुर को ही पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप पैसा कमा सकती हो, आप देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। इस तरह की उल्टी सीधी बातें वहाँ पर वो गीता से करने लगता है। गीता ने स्पीकर ऑन कर रखा था, सारी बात मनोज को सुन रही थी। मनोज यहाँ पर थोड़ी देर तो चुप रहता है, थोड़ी देर बाद बोल ही बैठता है और उससे कहने लगता है कि हमें पता है कि तुम कैसे हो और किस तरह से तुम यहाँ पर इनको पैसे देना चाहते हो। दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन काट देता है और फ़ोन काटने के बाद ये दोनों आपस में अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं और रात को ये आराम से सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह ये मनोज फिर उस गीता के ससुर को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आप कब तक आओगे। तो यहाँ पर गीता का ससुर यही कहता है कि मुझे 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। दोस्तों तीसरा दिन आ जाता है, तीसरे दिन भी वो यही कहता है। फिर चौथा दिन आ जाता है, चौथे दिन भी वो इसी तरह से टाल मटोल करने लगता है। फिर मनोज उसी कंपनी में फ़ोन करता है और कहता है कि क्या यहाँ पर वो आए क्या। तो वहाँ पर पता चलता है कि वो तो पैसे को लेकर भी यहाँ से जा चुके हैं। दोस्तों अब गीता जब ये पूरा वाक़या सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर मनोज यहाँ पर गीता के ससुर को दोबारा से फ़ोन करता है, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे बेटे की बहू और तुम्हारा पोता है, तुम इनको छोड़कर भी चले गए, पैसे देना ना देना तुम्हारे घर की बात है, तुम इनको ले जा भी तो सकते थे। तो यहाँ पर ससुर कहने लगता है कि हमारे पोते पोती बहुत हैं, हमें इन पोते पोतियों को नहीं चाहिए, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें इन पोते पोतियों का क्या करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर गीता फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा इस जहाँ में कोई भी नहीं है, इसी तरह के लोग मुझे मिले हैं। दोस्तों मनोज उसे समझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये लोग आराम से 10-12 दिन बिता लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गीता होती है वो कहने लगती है कि अब मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहूँगी, मुझे भी अब यहाँ से जाना होगा। तो मनोज उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा यहाँ जाने के बाद मन लग जाएगा। तो गीता कहती है कि मन लगे या ना लगे उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जो गोलू है उसका मन तो तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा, क्योंकि गोलू तो तुमसे इस तरह से घुल मिल गया है, वो तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। दोस्तों अब यहाँ पर मनोज भी उसकी तरफ देखने लगता है, कहने लगता है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें जाने दूँ। 15 दिन तक वो एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसे संबंध नहीं बनाते जो अनैतिक होते हैं, जो पति पत्नी जैसे संबंध होते हैं। दोनों आराम से रहते हैं, लेकिन 16वां दिन जब आता है तो मनोज अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है और ड्यूटी पर जब जाता है तो गीता से कहकर जाता है कि मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊँगा, तुम घर का ख्याल रखना। दोस्तों मनोज शाम को वापस आता है तो गीता उसके लिए खाना बनाती है और फिर आपस में एक दूसरे के साथ ये बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों अब मनोज को भी लगने लगता है कि तुझे गीता की ज़रूरत है और गीता को भी लग रहा था कि तू मनोज के बगैर जाएगी तो कहाँ जाएगी, तू मनोज के साथ ही रहे। दोस्तों अब मनोज अपने घर वालों से बातचीत
करता है और घर वालों से कहता है कि इस तरह का वाक़या है, मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ, उसका एक बच्चा भी है। दोस्तों घर वाले भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, जैसा तू करना चाहता है वैसा तू कर सकता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की मंदिर में जाकर बड़ी ही अच्छे तरीके से शादी हो जाती है और उस दिन के बाद से ये दोनों एक ही होकर एक ही चारपाई पर आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो गोलू होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, वो प्ले स्कूल में जाने लगता है और गीता और मनोज बड़े अच्छे से आराम से उसी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मनोज का करैक्टर कैसा लगा? क्या मनोज ने जो किया वो उचित था या अनुचित था? दोस्तों यहाँ पर गीता के ससुर और जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने तो उसके साथ में बहुत ही गलत किया। तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद,